कि मैं आपसे या अपने से कुछ थोड़े से ताकतवर से तो लड़ सकता हूँ, लेकिन जो मुझसे बहुत ताकतवर है उससे मैं हम इस काबिल अभी पहले तो हमारे में जज्बा तो है ना, जज्बा है ना, लेकिन आजकल की जंग जज्बे की नहीं है, वो जज्बे वाला दौर निकल गया। अगर अभी बात करें ना मोदी की, तो उसके 2022 के वीएन जितने भी थे उसने कंप्लीट किए हैं, लेकिन उसका कहना है कि मैं इंडिया का रुख बदल के रख दूंगा। क्या आपको लगता है ऐसा हुआ है या ऐसा हो सकता है? इस्लामिक चीजें हैं और ये वो, और दूसरी बात ज्यादा हम देखें तो हम अभी उस एज में रह रहे हैं, हम डार्क एज में अभी तक हैं। जिंदगी हर किसी को चांस देती है, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान में वो चांस, पाकिस्तान तो अपने कैदी रिलीज करता ही रहा है, लेकिन इंडिया वाले नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो रिलेशन इस दफा इंडिया की तरफ से आया है ऑफर के हमें जो कैदी हैं एक दूसरे के रिलीज कर देने चाहिए। अपने कैदी हमारे रिलीज करेगा। टोयोटा के बाद रतन टाटा की जो कि इंडिया में बना रहे हैं, उनका नाम आ रहा है और उनका रेवेन्यू जो है वो 3.011 ट्रिलियन जा रहा है। हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, नमस्कार, राम राम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट राजेश और आप देख रहे हैं मेरे और आपका चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी। और आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। इसलिए चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिफेंस मिनिस्टर है राणा सनाउल्लाह, उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दी थी कि हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो सा मिलिट्री ऑपरेशन कर सकते हैं अगर ये हालात ठीक ना हुए। उधर से रिएक्शन ये आया है कि अगर अफगानिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान ने कुछ किया तो पाकिस्तान को 1971 की हिस्ट्री रिपीट करनी पड़ जाएगी। पहले तो ये बताएं 1971 की हिस्ट्री क्या ऐसी है कि जो हमें रिपीट करने में थोड़ा, वो हिस्ट्री बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान को सिर्फ अफगानिस्तान ना समझे, हमारा जो KPK है वो भी अफगानिस्तान ही है। और अगर वो ये कहते हैं, मतलब जाहिर है वो एक फैमिली है, सारी पश्तून है सारे वो। तो अगर ऐसा होगा तो हम तो ये समझते हैं जो पठान कौम है, जो KPK के लोग हैं, जब अफगान पे उसके ऊपर कोई अटैक होगा तो वो समझो उनके ऊपर ही है। ठीक है, तो वो बिल्कुल एक ही बरादरी है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे 71 में बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया था, इसी तरह KPK भी हमसे अलहदा हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है कि एक तो ये है कि हम उनके ऊपर अटैक करें तो वो भी गलत है कि मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, मुस्लिम कंट्री है, नेबर कंट्री है। और जब उधर तालिबान की हुकूमत आई हम तो बड़े खुश हो गए थे कि चले अब हमारे रिलेशन, और रिलेशन बेहतर हुए भी थे कुछ टाइम बेहतर हुए थे। और ये जो बात उन्होंने की है वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या वजह क्या समझते हैं, क्यों इतना खफा है वो हमसे या हम उनसे? मतलब अभी आपको आइडिया होगा कि दिन ब दिन कैसे यहाँ पर तालिबान की अगर बात करें कि इंटरफेरेंस पाकिस्तान में नजर आ रही है और बढ़ रही है, दोबारा हालात खराब हो रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ उनका ऐसा है कि उन्होंने जंग लड़ी है बिल्कुल। अच्छा, 1971 में बांग्लादेश सेपरेट हो गया तो हमने ब्लेम इंडिया पे कर दिया, जी इंडिया ने करवाया, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट थी, ये था वो था। अभी अल्लाह ना करे अगर जैसे अफगानिस्तान ने बोला है, अफगान तालिबान ने बोला है कि हम 71 की हिस्ट्री को रिपीट कर सकते हैं, तो अब हम फिर इंडिया पे ब्लेम कर देंगे या कोई और नया लॉजिक लेकर आएंगे? नहीं, उसके ऊपर ब्लेम तो देखें किसी पे भी डाल दें, उसका कुछ सबूत तो नहीं होता। वो हम कहते हैं कि उसने कहा होगा, लेकिन सबूत लॉजिक नहीं कोई होता। बेसिकली तो अगर मेरी आपकी लड़ाई है तो हम डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, हम डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। मुझे कोई कुछ के एक नाम चलता है जी मुस्लिम उम्मा, यूनाइटेड मुस्लिम उम्मा। तो जबकि ईरान से हमारे ताल्लुक नहीं ठीक, अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुक नहीं ठीक, बांग्लादेश से हमारे ताल्लुक नहीं ठीक, फिर कौन सी मुस्लिम ऐसी उम्मा है जिसके लिए हम नारा भी लगाते हैं और जिससे हम कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा यूनाइटेड है? इंडिया की बात करें, उसके अफगानिस्तान से कैसे ताल्लुक है पता है आपको? आपसे या अपने से कुछ थोड़े से ताकतवर से तो लड़ सकता हूँ, लेकिन जो मुझसे बहुत ताकतवर है उससे मैं हम इस काबिल अभी पहले, तो हमारे में जज्बा तो है ना, जज्बा है ना, लेकिन आजकल की जंग जज्बे की नहीं है, वो जज्बे वाला दौर निकल गया। लॉजिकल बात देखे, मजा आता है ऐसी बात करते हुए। सबसे पहली बात है कि जो हम है, हमारा पेट तो कम से कम भर देना, हमें अच्छा कोई मुनासिब पहनने के लिए कपड़ा तो मिल जाए, उसके बाद हम लड़ भी लेंगे। लड़ना भी नहीं है, हमने तो बेहतरी की तरफ जाना है, लड़ाई तो खत्म करनी है। लड़ाई का तो वो ये जो हम ब्लेम करते रहते हैं इंडिया पे कि जी वो मुसलमानों पे या मुस्लिम कंट्रीज के अगेंस्ट है, मुझे बताएं अगर हमारे रिलेशन एज ए मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान के रिलेशन कितने मुस्लिम कंट्री से ठीक है और इंडिया के रिलेशन कितने मुस्लिम कंट्री से ठीक है? उनके हमारे से ज्यादा शायद बेहतर रिलेशन है। ताल्लुक तो इंडिया बेहतर कर लेता है, लेकिन बात फिर वही है कि जब मुस्लिम कंट्री यानी कोई भी है, इवन के सऊदी अरब है या यानी कोई भी है, ठीक है, तो जब उसके ऊपर पड़ेगी तो जाना हम नहीं आगे है, मरने के लिए हम ही तैयार हैं। मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? वो रहने नहीं दी सियासतदानों ने।
हम बात करें तो टोयोटा, जिसको हम बहुत पसंद करते हैं और उसकी गाड़ी में बहुत यूज़ करते हैं, टोयोटा एक जो बहुत बड़ा ब्रांड है और दुनिया में सबसे पहले नंबर पर आता है। उसके बाद जो रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक, टोयोटा के बाद रतन टाटा की, जो कि इंडिया में बना रहे हैं, उनका नाम आ रहा है और उनका रेवेन्यू जो है वो 3.011 ट्रिलियन जा रहा है। अगर हम देखें तो हमारी पूरी अगर जीडीपी देखें तो उसके मुताबिक आ जाता है। वो हमारा नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा है ना, बहुत नुकसान। हाँ जी, और क्यों है? ये सियासतदानों की वजह से इन्होंने आने नहीं दिया, किसी कंपनी को इस मुल्क में आने नहीं दिया, और ये सारा टोटल इंपोर्ट कर रहे थे, ये गाड़ियाँ जितनी भी कर रहे थे। और हाँ जी, और ये तो मुल्क के साथ जाती है, इन्होंने जाती की है। अगर हम देखें, हम उन्हें अपना दुश्मन कहते हैं, दुश्मनी भी बराबरी का होता है, दोस्त भी बराबरी का होता है। दुश्मन कहाँ चला गया और हम कहाँ रह गए, कैसे वो चला गया? वो इसी वजह से गया ना, उसने इस मुल्क के साथ मुखलिस ही नहीं था ना, वो तो मुखलिस ही नहीं था वो। अगर हम देखें तो इस टाइम जो है पीएम मोदी, जिसने वीएन्स लिए और बहुत वीएन्स को उन्होंने कंप्लीट किया और 2023 के वीएन को भी कंप्लीट करके दिखाया। अभी और भी बहुत से उनके वीएन है जो कि रिपोर्ट आती रहती है। अगर हम उनकी बात करें तो हम उनको बहुत से खिताब देते, गुजरात का कातिल और बहुत सी चीज़ों में ना, लेकिन उन्होंने इंडिया का रुख बदल के रख दिया और आज दुनिया के जितने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हैं, उनको सराह रहे हैं, उनको सलाम कर रहे हैं। क्या क्वालिटी उस प्राइम मिनिस्टर में? उस प्राइम मिनिस्टर में सिर्फ उसकी आवाम उसके साथ है, वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। इंडिया में अब तक कितने वज़ीर आज़म आए हैं, ये काउंट करें। पाकिस्तान में कितने वज़ीर आज़म आए हैं, वो रहने नहीं दिए, वो सारा कुछ ये सब। दूसरा, हम कहते हैं कि वो मुसलमानों के हक में बेहतर नहीं है पीएम मोदी। हम कहते हैं गुजरात का कातिल। वो ही बंदे आ रहे हैं, कोई नया बंदा चेहरा देखिए ना। अगर इमरान खान साहब आए हैं तो उनके साथ जितनी भी जो रजीम थी ना, वो सारी की सारी पुरानी थी, कोई नई तो नहीं थी। जिन्होंने जो हालात हुए हैं सबको पता है कि मुल्क नीचे से नीचे गया है, ऊपर तो नहीं उठा। नवाज शरीफ थे, और नवाज शरीफ साहब वो भी बाहर चले गए। अब कहने का मकसद, इस मुल्क के साथ वो कोई रहने नहीं देते, किसी बंदे को नहीं रहने देते। अब देखें ना, हमारे जो है कराची में कितने ज़्यादा वो जो है बने हुए, अपना क्या कहते हैं उसको, जजीरे बने हुए हैं। उनको क्यों नहीं लेके आ रहे, काम में क्यों नहीं लेके आ रहे? उसकी वजह क्या है कि अगर वो उसी को अगर इम्प्रूवमेंट करें, उसके अंदर अगर सैर व तफरी के लिए जगह बनाएं, ऑटोमेटिक से आप बाहर से आएंगे। अगर मैं मुसलमानों की बात करूँ तो मुसलमान झूठ नहीं बोलते, मुसलमान करप्शन नहीं करते, मुसलमान ये सब चीज़ें हमारे ईमान में है कि हम नहीं करते। लेकिन आज आप मुझे खुद बताइएगा बजाते बीइंग अ मुस्लिम कि क्या मुसलमान ऐसा है? हमारी चीज़ें तो वो ले गए हैं सारा कुछ। देखें ना, चाइना से आप कोई चीज़ बनवाते हैं ना, तो आप डायरेक्टली तौर पे उसको कोई कहते हैं ना कि यार ये चीज़ हमें इतने की चाहिए, तो उतने वाली बना के देगा और साथ आपको उसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी बताएगा। यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स को नहीं बताएगा। और ना लैक ऑफ रिसोर्सेज पहले आ जाते हैं और लैक ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है हुकूमत का लैक ऑफ इंटरेस्ट ऐसा है कि पहले से ही बहुत ज़्यादा मसला है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है। नए प्लान्स यहाँ पे आप मुतारिफ नहीं करवा सकते क्योंकि जो इंटरनेशनल डेवलपर्स हैं वो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लेते। वो कहते हैं यहाँ पे हमारी जो सिक्योरिटी है वो ठीक नहीं है, यहाँ का जो रहन सहन है वो ठीक नहीं है, वो अप टू मार्क नहीं है। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो इतनी ज़्यादा फ़रोग नहीं पा सकी। और जो मैक्सिको की जहाँ तक अपील की बात है, तो इंडिया को आप देख लें, जैसे कि चंद्रयान पहले उनका गया था मून की तरफ, और वो चीप और अच्छी मतलब टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। और जो उनके साथ रिलेशनशिप में उसके जो बाकी कंट्रीज़ के साथ, यूरोपियन ममालिक के साथ, वो इन रिटर्न उनसे पूरी जो आप कैसे जैसे फ़ायदा ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ मैकेनिज्म, वो ले रहे हैं और उसे ऑप्ट कर रहे हैं और उसे शो कर रहे हैं एज देयर प्रोडक्ट। और वो पाकिस्तान लैग कर रहा है और हम उसे ना तो पहली बात अब्जॉर्ब कर पा रहे हैं क्योंकि ना अगला रेडी है ना हम, और ना ही फिर हम उसको आगे शो कर पा रहे हैं। तो पाकिस्तान पहली बात तो ये कि कोई चीज़ इनहेरिट करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बात बताई, यूरोपियन ममालिक से वो समझते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके मौलवी वगैरह हैं, तो काफ़ी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो वहाँ पे उठ जाती हैं। वो कहते हैं कि ये अनइस्लामिक चीज़ें हैं और ये वो। और दूसरी बात, जहाँ तक फिरकावारियत तो उसमें शामिल हो जाती है, फिर काफ़ी अंदर ही अंदर आपके पॉलिटिकल भी आ जाते हैं, उसमें आपके मजहबी आ जाते हैं। तो जितने फिर हैं जो कुछ करना भी चाह रहा हो उसको भी करने से रोक देते हैं। और जहाँ तक बात आई, आपने बोला कि हमारी जो स्पेस इंडस्ट्री है वो 10 साल पीछे, 50 साल पीछे, तो देखा जाए वो 50 साल पीछे हम वैसे भी बाकी के ममालिक से 100, 150 साल पीछे हैं। जैसे कि आप देखें कि जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी जिसे हम रोमन कहते हैं, वो उनके कंपैरिजन करें तो हम देखें तो हम अभी उस एज में रह रहे हैं, हम डार्क एज में अभी तक हैं। ये बात सच है, कोई माने या ना माने। और दूसरी बात, जब बात आती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो जी हाँ, यहाँ पे चीज़ें हैं, लोग पढ़ते भी हैं, वो आगे जाना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। ज़िंदगी हर किसी को चांस देती है, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान में वो चांस मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन अगर
इंडिया में लेना आसान है, करते हैं वो achievement- चांस को अचीव करना चाहते हैं और वो करते हैं, वो उस पर जदोजहद करते हैं, चांस अचीव करते हैं। पाकिस्तान में जिसको चांस मिल भी रहा होता है वो सुस्ती की वजह से, कोताही की वजह से और समहाउ इसमें करप्शन आ जाती है, उसकी वजह से चांस भी मिस हो। इंडिया में आप देखें करप्शन हर जगह होती है, अच्छे बुरे लोग भी हर जगह होते हैं, लेकिन इंडिया में आप देखें जैसे लाइव चैनल्स होते हैं, रियलिटी शोज़ होते हैं, वहाँ पे वो मतलब सीधा टैलेंट को प्रमोट करने आए हुए हैं। और आप देखते हैं वहाँ पे कोई स्क्रिप्टेड चीज़ नहीं है, कोई किसी को डोनेशन नहीं है वहाँ पे। यहाँ पर अगर आपके लाइव शोज़ आ जाएँ या रियल शोज़ आ जाएँ तो उसे भी वो फेक कंसिडर करते हैं, तीसरे दिन उसकी वीडियो निकल आ जाती है। जो असली जो हमारे पास टैलेंट है वो हम लोग ना कॉपी करते हैं और वो कॉपी में भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। और जो कॉपीड मटेरियल होता है वो आपको पता है कि वो फिर ओरिजिनल के बदौलत तो नहीं चलता मार्केट में, और हर दुनिया जो देखना चाहती है वो ओरिजिनल है। तो जी क्रिएटिविटी। वालेकुम, आपका नाम? ऐसा नसीर, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। सर, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक मैसेज दिया गया पाकिस्तान को कि जो दोनों तरफ कैदी हैं, हमारे पाकिस्तान के उधर कैदी हैं, इंडिया के इधर कैदी हैं, तो उनको जो कैद पूरी कर चुके हुए हैं उनको हमें एक्सचेंज कर देना चाहिए, एक दूसरे को रिलीज़ कर देना चाहिए। तो इससे क्या पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस बेहतर हो सकते हैं? बिल्कुल बेहतर हो सकते हैं इससे। तो करना चाहिए जी बिल्कुल करना चाहिए, इससे फ़ायदा है दोनों मुल्कों का। अच्छा। और जो बेगुनाह कैदी वहाँ पे अपनी कैद काट रहे हैं उनको भी अपना रिलीज़ मिलना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाए तो। इसमें पीस की तरफ दोनों कंट्रीज जा सकती हैं? बिल्कुल जा सकती हैं। और ज़्यादातर इसमें कैदी जो हैं वो या तो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर चुके हुए हैं या तो फिशरमैन हैं, मतलब जिनकी ज़िंदगियाँ जिनकी ज़्यादातर सज़ा पूरी हो चुकी है, उन कैदियों की बात की जा रही है, एक लिस्ट भी दी गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में आपने देखा है कि जो ऑफिसर्स ऐसा करते हैं या आर्मी के लोग ऐसा करते हैं, गलती से उनको रिलीफ मिल जाता है। अभिनंदन वाला केस आपके सामने ही है, उनको रिलीफ मिल जाता है कि वो बकायदा एक लॉ बना हुआ है कि कोई भी बंदा ऐसा करे उसको रिलीफ मिले, लेकिन कैदियों के लिए नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, उनके लिए फ़ायदा होगा, ज़ाहिर सी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा पीस हो सकता है। अच्छा, ये ह्यूमैनिटी भी होती है कि पहले भी पाकिस्तान की तरफ से ये कदम उठाया गया था कि अभिनंदन को भी जो है वो इंडिया को दे दिया गया था कि ताकि हमारे रिलेशंस बेहतर हो जाए, लेकिन उसके बाद भी बेहतर नहीं हुए। तो क्या आपको लगता है कि ये कैदी रिलीज़ करने के बाद अब कुछ नया इनिशिएटिव पाकिस्तान और इंडिया की तरफ होगा? पाकिस्तान तो अपने कैदी रिलीज़ करता ही रहा है, लेकिन इंडिया वाले नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो रिलेशन इस दफ़ा इंडिया की तरफ से आया है ऑफर के हमें जो कैदी हैं एक दूसरे के रिलीज़ कर देने चाहिए। अपने कैदी हमारे रिलीज़ करेगा तो इंशाल्लाह पीस हो जाएगा मुल्क के अंदर, हो जाएगा इंशाल्लाह हो जाएगा। और ऐसा पब्लिक आप भी चाहते हैं कि हो जाए? मैं नहीं, पूरा पाकिस्तान चाहता है ऐसा हो जाए। अच्छा, इंशाल्लाह होना भी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उस्मान। क्या करते हैं? मैं एज एन एसईओ एक्सपर्ट जॉब कर रहा हूँ। जॉब करते हैं। अच्छा, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि इंडिया फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक मैसेज दिया गया पाकिस्तान को कि जो दोनों तरफ कैदी हैं, हमारे पाकिस्तान के कैदी हैं इंडिया में और इंडिया के जो कैदी हैं पाकिस्तान में, ह्यूमैनिटी के थ्रू इन दोनों को जो है रिलीज़ कर दिया जाए। क्या इससे एक पीस हो सकता है दोनों कंट्री में इस तरह करने से? जी बिल्कुल, ये एक अच्छा इनिशिएटिव होगा और इस तरह के इनिशिएटिव और भी लेने चाहिए। असल में जब हायर लेवल पे हम एक दूसरे के साथ इस तरह के इनिशिएटिव्स लेंगे तो डेफिनेटली जो नीचे दर्जे पे आवाम होगी उन तक भी एक पीस का पैगाम जाएगा और हम दोनों मुल्क एक अमन के साथ रह सकते हैं। एज ए पब्लिक आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को ये ऑफ़र जो है वो इंडिया की कबूल कर लेनी चाहिए और दोनों तरफ के कैदी एक्सचेंज कर देने चाहिए, ये उधर चले जाएं वो इधर आ जाएं? जी बिल्कुल, अगर मैं पाकिस्तानी अवाम होने के लिहाज से बात करूं तो मुझे लगता है कि इस तरह के स्टेप्स होने चाहिए और हमें एक्सचेंज करने चाहिए। ये पॉजिटिव स्टेप है, पॉजिटिव स्टेप लिया गया उधर से। जी बिल्कुल, अगर उन लोगों ने हमें ये ऑफ़र करवाई है तो डेफिनेटली हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं बात करूँ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की तो मोदी के वीएन थे जो उसने अभी रिकमेंड किए हैं कि 2022 में हमारे सारे वीएन जो है कंप्लीट हुए। अब 2023 के लिए 1 लाख एक्सपोर्ट करूंगा मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया के अंदर। क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है कि चाइना की बड़ी फैक्ट्री को तोड़कर इंडिया अपनी बड़ी फैक्ट्री लगा सकता है? हाँ, ये तो है। असल में बात ये नहीं है कि कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है, बात तो है क्वालिटी की। अगर यूज़र्स को क्वालिटी मिलेगी तो वो उसी फ़ोन को जो है ना प्रेफर करेंगे। जो भी वो सेल फ़ोन होगा वो चाहे चाइना बनाए या वो इंडिया बनाए। आईफोन 14 जो है वो इस टाइम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। अगर हम देखें तो आईफोन यूज़र इतने बढ़ चुके हैं कि हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक बंदे के हाथ में मोबाइल है और वो भी आईफोन, और सबका रुझान आईफोन की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर हम ये बात करें ना मोदी की, तो उसके 2022 के वीएन जितने भी थे उसने कंप्लीट किए हैं, लेकिन उसका कहना है कि मैं इंडिया का रुख बदल के रख दूंगा। क्या आपको लगता है ऐसा हुआ है या ऐसा हो सकता है?
नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि कोविड अब ख़त्म हो गया और जो बाकी कंट्रीज़ हैं जिस तरह के चाइना है और या अभी भी चाइना के अंदर कोविड है और कोविड जीरो लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें तो बहुत सी फैक्ट्रीज, बहुत सी इंडस्ट्री जो है चाइना की शिफ्ट हो गई इंडिया के शिफ्ट होने के अलावा बंद हो गई हैं चाइना के अंदर। क्या लगता है? भी ब्रांड नहीं पहनते, लेकिन हम भी अब ब्रांड की तरफ जा रहे हैं। तो आईफोन की हद तक तो ये है कि ये ब्रांड क्वेश्चंस होने की वजह से लोग जो है ना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। सर अगर हम देखें ना तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान के अंदर नहीं है, लेकिन अगर हम देखें असेंबलिंग हम जितनी करते हैं, अगर इंडिया की बात करें तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो इंडस्ट्री भी उस बेस पर लगाता है जब उसकी इंडस्ट्री को, उसके मुल्क को फ़ायदा होगा। अगर हम इंडिया की बात करें ना तो उसका ये कहना है कि वो चाइना की फैक्ट्री को मुकम्मल तोड़कर, और IMF की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की भी एक रिपोर्ट है, उनका कहना है कि चाइना के पास सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया की होगी और आने वाला जो फ्यूचर है वो किसी ने नहीं देखा। की बात करते हैं ना, इसमें सारा रद्द-ए-अमल चाइना का ही है ना, चाइना का वर्क है, चाइना का काम है, हर चीज़ CPEC पे चाइना का है। अगर हम बात करें ना करे अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी और गिरते रिजर्व अगर डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है, चाइना ये क्लेम नहीं करेगा CPEC का सारा काम मेरा है, CPEC का सारा निज़ाम मेरा है, चीज़ CPEC के ऊपर जितना भी किया है वो मेरा है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जितने मुआहदे अभी तक पाकिस्तान के चाइना के साथ हो चुके हैं वो इन मुआहदों से फिर तो नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे करोड़ों डॉलर की इन्वेस्टमेंट, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो इससे ऐसे ही पीछे नहीं हट सकते। ये एक दोस्ती थी जिसकी वजह से उन्होंने, ये उनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि बाई एयर उनको जो कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती थी और बाई रोड उनको बहुत कम पड़ेगी, और जो बहरी सफ़र है उसमें भी कॉस्ट उनको बहुत ज़्यादा पड़ती थी। तो इस वजह से वो हम पे डिपेंडेंट है चाइना, और इस मेरा ये ख्याल है, अपना व्यू है कि चाइना हमारे साथ कभी भी ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगा। सर एक और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, जैसे लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर है, आपको क्या लगता है उस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने वाली इकोनॉमी के पीछे क्या राज है? क्या उनकी गवर्नमेंट, क्या उनके आवाम की जमहूरियत या कोई और चीज़? नहीं, उनकी पॉलिसीज़ हैं, उनकी अच्छी पॉलिसीज़ हैं कि वो अपने IT डिपार्टमेंट को या सॉफ्टवेयर जो इंजीनियरिंग कंपनीज़ हैं उनको वो सपोर्ट करते हैं, उनसे टैक्स कम लेते हैं और वो हमसे बहुत फारवर्ड जा चुके हैं। और मेरा यही है कहना कि हुकूमत को इस पे तवज्जो देनी चाहिए, और इस बात पे जो है कि वो इंडिया हमसे आगे चला गया तो हम क्यों पीछे हैं, ठीक है? तो इस बात पे तवज्जो दे के इस इंडस्ट्री पे जो है ना इन्वेस्टमेंट करनी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो का लिंक ओरिजिनल मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और चैनल पे नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, एक लाइक मार दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, राम राम, शुक्रिया।